हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 28 ऑफ अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के ऊपर, किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में इसकी वजह से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया है। इसी आर्टिकल में आपको मैं बताऊंगा प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी रिलेवेंट है। इसी में फंडामेंटल राइट को कनेक्ट करूंगा और इससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यूज उठे हैं वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। सेकेंड आर्टिकल बात करता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के ऊपर। जब सीआईसी की बात होती है तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी जानते हैं आप लोग क्या है। तो बेसिकली ये जो मीम देख रहे हो यहाँ पे इस तरीके से करेंटली हाल हो रखी है, मतलब कहीं ना कोई प्रॉब्लम्स है सीआईसी में। तो इस आर्टिकल में आपके साथ डिस्कस करूंगा आखिर प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं वो आखिर क्यों है, तो कहाँ पे रोड ब्लॉक या फिर एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से सीआईसी अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। इस आर्टिकल में आपको मैं समझाऊंगा कि और क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं सीआईसी को में, जिससे सीआईसी अपने फुल स्केल पे काम करना स्टार्ट हो जाए। यहीं पे आपको मैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में बताऊंगा कैसे ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ पे ट्रैप डालती है यूपीएससी, वो भी आपको मैं बताऊंगा। इसी से कनेक्टेड जीएस2 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, आरटीआई एक्ट इज नॉट ऑल अबाउट सिटीजन्स एम्पावरमेंट अलोन। मतलब जो आरटीआई एक्ट है केवल हमारे नागरिक के एम्पावरमेंट के लिए नहीं है केवल, बल्कि इट एसेंशियली रीडिफाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो आपको पता होना चाहिए ना कि भैया सीआईसी किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है, किससे, जो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, तो उसी से तो अकाउंटेबिलिटी लेता है। वो कैसे लेता है, आपको इन्फॉर्मेशन दे करके। मैं इस आर्टिकल में डिटेल में डिस्कस करूंगा आपसे। फिर हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया की कार्बन मार्केट जो है उसने कोऑपरेशन करने की बात की है यूरोपियन की कार्बन मार्केट के साथ। अब आपको बताऊंगा भैया, ये तो आपको सुन के लग रहा होगा तो बड़ा अच्छी चीज़ है, लेकिन ये एक एडिटोरियल है। यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कैसे ये कोऑपरेशन, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं कि ये कोऑपरेशन अच्छे से काम नहीं कर सकता। अब जब कोई चीज़ ढंग से काम नहीं कर रही है दैट मीन्स उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होगी। तो मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगा, फिर प्रॉबेबल सोल्यूशन क्या हो सकता है वो बताऊंगा। यहीं में आपको मैं कार्बन मार्केट के बारे में बताऊंगा, फिर इंडिया में कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है जो कार्बन मार्केट को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई है, अच्छी तरीके से आपसे बताऊंगा क्या है ये पूरा कार्बन मार्केट का कॉन्सेप्ट। फिर आपका नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है डोगरी लैंग्वेज के क्या करंट चैलेंजेस है। ठीक है, स्ट्रेट अवे आर्टिकल है, यहाँ पे डायरेक्टली आपको चैलेंजेस बताऊंगा और क्या इसके सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अल फशीर सिटी जो कि सूडान में है, उसमें कई सिविलियंस ट्रैप हो रखे हैं। मैं आपको बताऊंगा रीजन क्या है ट्रैप होने का। फिर मैं आपको बताऊंगा इससे कनेक्टेड कैसे पीवाईक्यूज यूपीएससी ने पूछे हैं। ठीक है, ये इंटरनेशनल एडिशन के लिए काफी ज्यादा रिलेवेंट है। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब आप देखो पहला आर्टिकल बहुत छोटा सा आर्टिकल है, ठीक है, एक पॉलिटिकल आर्टिकल है जो कि सिंपली आपके सामने आ गया है। लेकिन हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो जब भी आर्टिकल देखिए उस आर्टिकल का जो की पॉइंट है ना, हर एक आर्टिकल का, मैं हमेशा कहता हूं क्लासेस में भी ये चीज बोली है कि आप हर एक आर्टिकल का एक ड्राइवर होगा। ठीक है, जैसे आप देखते हो व्हीकल होता है, उस पर ड्राइवर सीट पे कोई बैठा होता है ना, तो ड्राइवर डिसाइड करता है कहाँ जाना है। ठीक उसी तरीके से जो आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखते हो बेटा, उसमें एक ड्राइवर वर्ड होगा जो पूरे के पूरा आर्टिकल उसी की सराउंडिंग में बैठा होगा। ठीक है, एक से दो ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, उसी के सराउंड में चलेंगे। तो यहाँ पे आप देखो आपको ड्राइवर कैसे डिसाइड करना है। आपको ऐसे ड्राइवर तो बहुत सारे दिख जाएंगे, तो आपको ड्राइवर डिसाइड करना है फ्रॉम पीवाईक्यू पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे आप देखो पीएसए एक ड्राइवर है। ठीक है, फिर और कौन सी चीज़ है यहाँ पे डिटेंशन एक ड्राइवर है। तो अभी आपको मैं आर्टिकल के बारे में बताता हूँ। हुआ क्या है, जो आपके आम आदमी पार्टी के एक एमएलए हैं महराज मलिक, उनका डिटेंशन कर दिया गया है, किसमें, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंडर में। इसकी वजह से बहुत स्ट्रांग प्रोटेस्ट हो गई है, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। ये आर्टिकल सिर्फ इसी के ऊपर बात कर रहा है, इससे आगे इसमें नहीं आपको पढ़ना है। ठीक है, अब मैं टू द पॉइंट बताता हूँ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस पब्लिक सेफ्टी एक्ट। ये जम्मू एंड कश्मीर रीजन के लिए JNK PSA भी कहते हैं इसको, जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट भी कहते हैं। तो पर्टिकुलरली 1978 के समय पे इसको लाया गया था। इसका पर्पस क्या था कि भैया इंसान को डिटेन कर सकें अप टू 2 ईयर्स अगर कोई सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज है, अप टू 1 ईयर अगर कोई पब्लिक ऑर्डर है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, जो डीएम होते हैं वो अपना ऑर्डर पास करते हैं अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं कि भैया ये इंसान किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है,
प्रिवेंटिव डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब आपको पता है, डिटेंशन मतलब क्या होता है, कैदी बना लेना किसी को, ठीक है, किसी को गिरफ्तार कर लेना। डिटेन का साधारण मतलब होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब क्या होता है, अब किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है मतलब किसी ने गुनाह किया है, इसे तो गिरफ्तार किया जाएगा। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक ऐसा डिटेंशन होता है जहां पे इंसान ने अभी गुनाह नहीं किया है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि फ्यूचर में ये गुनाह कर सकता है, इसलिए उसको डिटेन कर लिया जाता है। जैसे बोलते हैं ना, आपको नहीं पता आपके अंदर है, कहता है नहीं, आई हैव सीन दैट वन मीन जहां बोलता है दर्द खत्म हो गया आंखों में, ठीक है, तो कहता है नहीं दर्द हो रहा है, कहता है नहीं दर्द है चेक करा लो। तो वैसे यहाँ पे है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि भैया कोई गुनाह कर सकते हो तुम, इस वजह से हम तुमको डिटेन कर ले रहे हैं। तो ये क्या है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन ही कहलाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पीएससी एक्ट के बारे में आपको मैंने बता दिया है। देखिए ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी यूपीएससी की प्रिपरेशन को बहुत ही फॉर्मल मत करिएगा। अगर फॉर्मल करोगे तो फॉर्मल करने के लिए मोटी मोटी किताबें रखी हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं जहाँ पे एकदम फॉर्मल सी भाषा में होगा। यूपीएससी की प्रिपरेशन को जितना आप फ्रेंडली अपनी भाषा में अपने आइडियाज से रिलेट करोगे, बस बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ लो। बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद कितना अच्छे तरीके से इंटरलिंक करोगे ना, वो आपको एक अच्छे तरीके से आइडिया देगा। अब इंटरलिंक से पॉलिटी है, अब इस पॉलिटी में तुरंत ज्योग्राफी दिमाग में डालो। क्यों जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर जैसे आएगा तुरंत दिमाग में आना चाहिए, अच्छा हाँ वहाँ पे अक्षय चिन्ह वाला पार्ट है। फिर और क्या आना चाहिए, फिर आपके दिमाग में आना चाहिए जो पाकिस्तान वाला इशू है। तो ये एक बेसिक आइडिया आपको बता रहा हूँ कि पॉलिटी चल रही है उसके अंदर ज्योग्राफी भी डालो, ज्योग्राफी चल रही है उसमें हिस्ट्री भी डालो। हर एक सब्जेक्ट में बोलते हैं ना, सब कुछ दाल चावल सब्जी सब एक साथ आप मिला दो और फिर खाओ उसे। तो ऐसे जब पढ़ाई करोगे ना, क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चंस बेटा ऐसे ही पूछे जाते हैं, पहला क्वेश्चन आपको पॉलिटी का, दूसरा क्वेश्चन पॉलिटी का नहीं, दूसरा क्वेश्चन सीधा आईआर का होगा, तीसरा सीधा आपका साइंस एंड टेक का होगा। तो आपके ब्रेन को अडेप्ट होना होगा उस तरीके से, ठीक है। आई कीप ऑन सेइंग दिस थिंग ऑलवेज इवन इन क्लास कि आप अपने दिमाग को अडेप्ट करना सिखाओ, ठीक है। कैसे कर सकते हो, आप प्रैक्टिस करो, सुडोकू खेलिए, चेस खेलिए, जहां आपके दिमाग को डिफिकल्टी हो रही है, वो डिफिकल्टी नहीं हो रही, वो स्ट्रगल कर रहा है सही डायरेक्शन में आने के लिए, ठीक है। चलो प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब आपको बता दिया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 जो होता है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात करता है। तो 22 का पार्ट 3 और 7 जो जनरली कहा जाता है वो परमिट करता है पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशन कि किसी भी इंसान का प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है। अब इसी 22 के 4 में ये भी प्रोविजन डाला गया है कि भैया अगर किसी इंसान को डिटेन किया गया है एज पर आर्टिकल 22 तो उसको बताना पड़ेगा किस ग्राउंड पे गिरफ्तार किया है, साथ ही साथ उसको लीगल रिप्रेजेंटेशन भी देना पड़ेगा विद इन 24 आवर्स, ठीक है। ये ऑलरेडी डाल रखा है। तो अब यहाँ पे क्या है, डिटेंशन है लेकिन प्रोसीजरल सेफगार्ड्स देने पड़ेंगे, ग्राउंड देना पड़ेगा और अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है। अभी भी इवन तो अगर 22 में गिरफ्तार किया जाएगा तब भी उस इंसान का आर्टिकल 21 नहीं हटेगा। लेकिन पीएससी एक्ट में क्या किया, पीएससी एक्ट क्या है, थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया। जैसे बोलते हैं ना कोविड वायरस को अपग्रेड हो गया, तो यहाँ पे जो आपका पीएससी एक्ट है वो आर्टिकल 22 का अपग्रेडेड फॉर्म है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं की कंसर्न्स क्या क्या हैं, किसके की कंसर्न्स पीएससी एक्ट के प्रिवेंटिव डिटेंशन के। तो पहला क्या है, मिसयूज अगेंस्ट पॉलिटिकल डिसेंट। अब ये चीज सबसे बड़ी चीज है कि भैया एक रिस्क होता है कि कहीं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है इसको किसी के पर्सनल पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा करने के लिए कभी किसी इंसान को गिरफ्तार ना करवाया जाए, ये बोल के भैया हमें लग रहा है कि ये गुनाह कर सकता है इसलिए गिरफ्तार कर लो, ठीक है। तो ये चीज कहीं ना कहीं कंसर्न मेंस आंसर राइटिंग में कर सकते हो। फिर क्या है, जो डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी है वो बहुत ही वीक हो जाती है। व्हाट इज डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, मतलब जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, डेमोक्रेसी मींस लोकतंत्र, लोगों के द्वारा जो नियुक्त किए गए लोग हैं, दैट मींस जो आपके लीडर्स हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है। कैसे भाई, अगर वो किसी दूसरे लीडर को जो अभी पावर में नहीं है उसकी गिरफ्तारी करवा देंगे तो वो लीडर भी तो कहीं ना कहीं लोगों के सपोर्ट से ही आ रहा है ना सामने, तो अगर उसको गिरफ्तार कर लेंगे तो जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं वीक हो जाएगी। और अक्सर क्या होता है, ये बाईपास कर देता है फेयर ट्रायल राइट्स को। तो ये सारी क्या, ये सारे कंसर्न्स हैं, किसके कंसर्न्स, पीएसए के और जो हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, यूपीएससी 23 में क्वेश्चन स्ट्रेट अवे पूछा गया है। मैंने क्वेश्चन लिया क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू अ पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्या ये सही है, यस। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। तो आपको ऑलरेडी पता है, क्या ये स्टेटमेंट सही है, एब्सोल्युटली। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक जिम्मेदारी होती है कि स्टेट्स में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस ना होने दें, लेकिन वो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का नाम दे करके कहीं भी
बहुत अलग तरीके से पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए कि भैया बस इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल लगना चालू हो जाए। अब जैसे मैंने प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात की, तुरंत आपके दिमाग में SR बोमई केस आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई साहब जो आपका प्रेसिडेंट लगा रहा है, प्रेसिडेंट रूल लग रहा है, इट इज़ नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। ये सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रेट अवे बोला था। तो इस वजह से आप नोटिस करोगे क्वेश्चन भी मेंस में पूछा गया है 1990 के बाद कैसे जो प्रेसिडेंट रूल है वो थोड़ा बहुत कम लगना स्टार्ट हो, क्योंकि वहां पे SR बोमई का एक इम्पैक्ट आया था। तो सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई स्टेप्स लेता है तो वेस्ट नहीं होता है। जिन बच्चों को नहीं समझ में SR बोमई केस क्या है, प्रेसिडेंट क्या है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल अभी इतना ही समझो। मैं भी जो मेंस की सीरीज आपके लिए लाऊंगा वहां पे वर्ड बाय वर्ड ये सारी चीजें दोबारा से आपको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो, दो स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, ये पोटा एक्ट के ऊपर बात कर रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं पोटा एक्ट में अगर किसी इंसान को गिरफ्तार किया जाता है और वो कन्फेशन देता है तो उसे एज ए एविडेंस नहीं यूज किया जा सकता अगर पुलिस स्टेशन में दे रहा है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पोटा एक्ट में ये मेंशन स्पेसिफिकली किया गया है कि अगर किसी भी इंसान की गिरफ्तारी हुई है और उसने कोई भी कन्फेशन दिया है पुलिस के सामने तो उसको आप एज अ एविडेंस इस्तेमाल कर सकते हो। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ओनली 2 इज द राइट वन। चलो, फिर CDS 2 2016 में क्वेश्चन उठाए, भैया प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में कौन सा करेक्ट है। यहां पे कह रहा है द डिटेन्यू हैज नो राइट अदर देन दोज मेंशन्ड इन आर्टिकल 22 का जो 4th क्लॉज है और 5th है। ये आपको अभी मैंने बताया 4th में क्या होगा, बताना पड़ेगा ग्राउंड। तो यही दो हैं जहां पे आपका मेंशन्ड है कि आप किसके पास, जो डिटेन्यू है जिसको गिरफ्तार किया गया उसके इसके अलावा कोई अधिकार नहीं है जिसको गिरफ्तार किया जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो क्या कह रहे हैं, द डिटेन्यू हैज अ राइट टू चैलेंज द डिटेंशन ऑर्डर। क्या ये अधिकार है जिसको गिरफ्तार किया गया है कि वो डिटेंशन ऑर्डर को चैलेंज कर सके? यस, अधिकार है। फिर कह रहे हैं जो गिरफ्तार किया गया है वो बेल को क्लेम कर सकता है ऑन द ग्राउंड दैट वो बियॉन्ड 24 आवर्स है। तो एब्सोल्युटली दिस इज रॉन्ग, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये 24 आवर वाली ऐसी क्राइटेरिया नहीं होती कि भैया बेल मिल जाएगा, ये सारी चीजें नहीं डाली जाती। तो 1 and 2 इज द राइट वन। चलो, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के ऊपर। अभी आपको पर्टिकुलरली बताता हूं, ये एक बॉडी है, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। अभी फिर से आपको बता दूंगा, सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाली गई थी। वहां पे क्या ये चीज डाली गई थी, मतलब पिटीशन चल ही रही है वहां पे। उपली में क्या कहा था कि भैया जो आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है या फिर जो पर्टिकुलरली कहा जाए CIC, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, उनके साथ 10 और कमिश्नर्स होने चाहिए और ये पोस्ट अभी वैकेंट है। ये चीज डाली गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भैया क्या प्रतिक्रिया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एश्योर किया है कि जितनी भी वैकेंसीज हैं विद इन 2 to 3 वीक्स हम भर लेंगे। हमने शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, अब बस उन्हें हाई लेवल कमेटी के द्वारा हमें अप्रूव कराना है और वो अप्रूव करा के तुरंत हम इंफॉर्मेशन कमिश्नर को नियुक्त कर देंगे। ये किसने किया है, ये सेंटर ने कहा सुप्रीम कोर्ट से। ये तो आर्टिकल हो गया, लेकिन क्या हम यहीं पे छोड़ देंगे? नहीं। अब हमें पता होना चाहिए व्हाट इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो RTI एक्ट 2005 के द्वारा बनाई गई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो नागरिक के अधिकार होते हैं किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के पब्लिक अथॉरिटी से, ठीक है। अगर आप एक नागरिक हो, आपको कोई जानकारी चाहिए, कहाँ पे, DM ऑफिस में जाकर के आपको कोई जानकारी चाहिए किसी पब्लिक ऑफिस से, पब्लिक ऑफिस मतलब गवर्नमेंट ऑफिस से, तो ये आपके अधिकारों को इंश्योर करने का काम करता है कौन सा, RTI एक्ट। और उसी RTI एक्ट में एक बॉडी बना दी गई। कॉम्पोजिशन क्या है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्लस अप टू 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर। लेकिन करेंटली क्या था, केवल 2 ही इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स थे, मतलब सही से काम नहीं कर पा रहा था। कैसे अपॉइंटमेंट होता है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट इसका अपॉइंटमेंट करता है और इसमें जो कमिटी होती है वो क्या, कौन कौन होती है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है जो कि PM के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। पावर फंक्शन की बात की जाए तो ये अपील, कंप्लेंट्स, अगर कभी भी कोई इंफॉर्मेशन में डिले हो रहा है या रिफ्यूज कर दिया किसी पब्लिक बॉडी ने तो उसकी अपील हेयर करने का काम करता है। साथ ही साथ डायरेक्ट डिस्क्लोजर करता है इंफॉर्मेशन का, ठीक है, जो CIC होता है। पेनल्टी भी लगाते हैं और आसानी से डिस्क्लोजर किया जा सके पब्लिक अथॉरिटीज़ के जो भी डॉक्यूमेंट हैं। अगेन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या डाला जाता है, सिक्योरिटी वाली की चीज़ों को छोड़ के अगर कोई ऐसा डिस्क्लोजर है जो पब्लिक इंटरेस्ट में है तो उसका डिस्क्लोजर करना ज़रूरी हो जाता है। अपनी एनुअल रिपोर्ट पार्लियामेंट में सबमिट करते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे कोई स्टेटस और इंडिपेंडेंस का इशू है। हो
क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी सर्विस कंडीशन है, टेन्योर हो गया, सैलरी हो गई, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है। और ये चीज़ कब? आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 में की गया। और इसकी वजह से क्या हुआ? जो ऑटोनॉमी है वो रिड्यूस हो चुकी है। अब सोच के देखिए, कोई भी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, क्या वो कभी भी ऐसा निर्णय लेगा या ऐसा स्टेप उठाएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ है? क्यों? उसे पता है भैया उसकी सैलरी, सर्विस, टेन्योर सब कौन डिसाइड कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है। तो ये एक चैलेंज हुआ कि नहीं हुआ? ऑब्वियसली चैलेंज, क्योंकि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसका मेन काम है इम्पार्शियल तरीके से काम करना। तो इम्पार्शियल मतलब किसी तरीके से किसी भी पार्टी, किसी भी इवन जो मेजॉरिटी पार्टी है उसकी तरफ भी इंक्लाइन ना होना, यही तो मेन उद्देश्य होता है। तो ये तो आपका एक इश्यू हो गया। फिर क्या है? वैकेंसी कम होना या वैकेंसी प्रॉपर तरीके से फिल ना होने की वजह से क्या होता है? बहुत ही हाई पेंडेंसी होती है। और जब हाई पेंडेंसी होगी तो आरटीआई का रिजाइन वीक हो जाएगा। सीआईसी का जो अपॉइंटमेंट था उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं? वैकेंसी और डीले तो सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। फिर क्या है? प्रोसेस बहुत ही ओपेक है। मतलब जो आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होता है वो ओपेक प्रोसेस होता है, पब्लिक डिस्क्लोजर नहीं होता है, ऑटोनॉमी ऑलरेडी रिड्यूस कर दी गई है। फिर इसमें एक्स ब्यूरोक्रेट्स का डोमिनेंस बहुत होता है। मतलब अगर कोई ब्यूरोक्रेट रिटायर हुआ है तो गवर्नमेंट अक्सर, अगेन क्या हो रहा है, दैट प्रोसेस इज ओपेक बट वी डू नॉट नो। बट जनरली ये चीज़ कही जाती है, बहुत सारे जो एक्टिविस्ट होते हैं कहते हैं भैया कोई भी अगर सरकारी कर्मचारी रिटायर हो रहा है, कोई हायर लेवल का ब्यूरोक्रेट है, तो उसको एक बोलते हैं ना वादा किया जाता है कि आफ्टर योर सर्विस हम आपको इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बना देंगे। ये सारी एक्टिविस्ट बोलते रहते हैं। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन आपका टाइम बाउंड फिलिंग करना पड़ेगा, वैकेंसीज की डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, कौन कौन से एप्लीकेंट्स हैं, शॉर्टलिस्ट और क्या क्राइटेरिया है सेंट्रल इंफॉर्मेशन को नियुक्त करने की। इंडिपेंडेंस इंश्योर करनी पड़ेगी बियॉन्ड ब्यूरोक्रेसी। मतलब जो सैलरी और जो टेन्योर का जो निर्धारण केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है उसमें ये चीज़ें खत्म करनी होगी, ठीक है। तो कैसे खत्म होगी? जब उसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज किया जाएगा। डिजिटल और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरी बात हो गई। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? एग्जामिन हाउ प्रोलॉन्ग्ड वैकेंसीज एंड रिड्यूस्ड ऑटोनॉमी इन सीआईसी अंडरमाइन द राइट टू इंफॉर्मेशन रिजाइम इन इंडिया, सजेस्ट रिफॉर्म टू स्टैंडर्ड इन फंक्शनिंग। अब नोटिस करो, मैंने ये रिफॉर्म के बारे में आपको बताया, फिर क्या क्या चैलेंजेस है ये बताया। तो ये आपका एग्जैक्टली फ्रेमवर्क है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे। चलो अब हम बात करते हैं किस तरीके से ये सारे चैलेंजेस, मतलब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे आंसर भी एक फ्रेमवर्क आपके सामने दे दिया कि कैसे जो आपके चैलेंजेस हैं वो आरटीआई के रिजाइम को अंडरमाइन करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। कौन कौन से चैलेंजेस आपको ऑलरेडी सारे बता दिए हैं मैंने, एक एक चैलेंजेस। इम्प्लीकेशन क्या होगा? इम्प्लीकेशन ये होगा कि जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो नहीं मिल पाएगी, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी अच्छे से नहीं हो पाएगी। रिफॉर्म्स क्या क्या नीडेड हैं? रिफॉर्म्स वही सारे जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं सॉल्यूशंस, इन्हीं को आप रिफॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। ये सिर्फ आपके लिए नोट्स देने के लिए मैंने रखा है कि आप टेलीग्राम से पीडीएफ में डाउनलोड कर सको। कंक्लूजन दे दो इसका। कंक्लूजन हमेशा क्या करिए, जो आपने बॉडी में लिखा है कंक्लूजन किसका दोगे? कंक्लूजन वही चीज़ का दोगे ना जो आपने ऊपर लिखा है। तो जो ऊपर लिखा है उसी को कंक्लूड करके यहाँ पे मैंने दे दिया है कि भैया आरटीआई एक कॉर्नर स्टोन है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का, तो उसमें उसकी इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी हो जाती है इंश्योर करना। और इंडिपेंडेंस इंश्योर तब होगी जब उसके जितने भी रिफॉर्म्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस किया जाएगा, ठीक है। तो ये कंक्लूजन हो गया इसका। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल देख रहे हो, इतना बड़ा एडिटोरियल है, लेकिन इसमें मैं की पॉइंट्स आपको बताता हूँ, टू द पॉइंट। यहाँ पे हुआ क्या है, इंडिया और जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने एग्री किया है कि भैया हम एक स्ट्रैटेजिक ईयू इंडिया एजेंडा लेके आएंगे जहाँ पे अपनी कार्बन मार्केट को आपकी कार्बन मार्केट के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। मतलब अब जो है, जो कार्बन कॉस्ट है, कार्बन कॉस्ट मतलब अगर कभी कोई एक कंपनी एक्स है, इंडिया में उसने 100 किलो का कार्बन एमिशन किया है और वही एक्स कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है यूरोपियन यूनियन में, तब क्या होगा, वहाँ पे बॉर्डर पे उनको ये अगर ऑलरेडी पे कर दिया है वो कार्बन टैक्स, तो यूरोपियन यूनियन में नहीं पे करना होगा वो। क्योंकि यूरोपियन यूनियन में क्या होता है जनरली आपको पता है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, कभी भी कोई बाहर से कोई वस्तु आ रही है उनकी बॉर्डर पे, तो अगर उस पर्टिकुलर मटेरियल ने कार्बन का एमिशन किया है, तो जितना कार्बन एमिशन किया होगा उतने के मुकाबले उन्हें टैक्स देना पड़ता है। और टैक्स कुछ और नहीं बल्कि टैरिफ बैरियर बन जाता है, ठीक है। तो ये है पूरा कार्बन मार्केट का प्रोसेस। और कार्बन मार्केट का मतलब क्या होता है, कार्बन मार्केट बेसिकली एक बाजार होती है जहां पे कार्बन की खरीद और बेच होता है जनरली, ठीक। कैसे होता है, वही सेम, ए है कंपनी, बी एक कंपनी है, एक ए कंपनी मान लेते हैं 10 यूनिट का कार्बन एमिशन की है, बी यूनिट जो कंपनी है उसने
15 यूनिट का कर रखा है, या लेट्स से उन्होंने कर दिया है 20 यूनिट का कर दिया है, ठीक है। सरकार ने कहा है कि भैया 15 यूनिट से ज़्यादा करोगे तो फिर दिक्कत है, उतने के मुकाबले आपको एफोरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना पड़ेगा। तो भाई 20 ने, जो बी है उसने 20 यूनिट कर दिया, मतलब 5 यूनिट ज़्यादा किया है। ए ने कितना किया, 5 कम किया है। तो ए को इंसेंटिवाइज करने के लिए क्या करेगा, सरकार ने कहा है कि भैया जो कम आपने एक्स्ट्रा 5 बचा रखा है ना, इस 5 को बेच के आप पैसा ले सकते हो। और बेचना ऐसा नहीं है कोई वस्तु को बेच खरीद हो रहा है, ये सर्टिफिकेशन होता है। तो अब यहाँ जब पैसा इन्वॉल्व हो रहा है तो कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी नाम की एक बॉडी बनाई गई है। जिस तरीके से आप देखते हो शेयर मार्केट में सेबी है, फिर आप देख रहे हो सीआईसी में सेंट्रल इंफॉर्मेशन मतलब आरटीआई के लिए क्या बनाई गई है, एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है। हर एक के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी जनरली बनाती है सरकार। तो यहाँ पे कार्बन मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एनडीए बनाया गया, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, यहाँ पे एनडीए पॉइंट नहीं था, पॉइंट ये है कि भैया जो कार्बन मार्केट वाला हमने कोऑपरेशन किया है यूरोपियन यूनियन के साथ, इसमें क्या क्या हर्डल्स हैं। सबसे पहला हर्डल क्या है, इंडिया की कार्बन मार्केट अभी बहुत अंडर डेवलप्ड है, क्योंकि हमारी मेजर इंडस्ट्रीज फॉसिल फ्यूल बेस है। और इस वजह से क्या हो रहा है, अभी भी हमारे पास बाइंडिंग एमिशन की कोई कैप नहीं है। हम बोल रहे हैं कंपनी से भैया आप 100 यूनिट करना, वो 200 यूनिट करके 100 यूनिट का वो बोलते हैं ना जनरली सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा करप्शन हो रखा है, तो अभी भी डेवलप नहीं है। अगर डायरेक्टली हम ट्रेड करेंगे किसके साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो बोलते हैं ना ऑथेंटिसिटी हमारे डॉक्यूमेंट्स की, वो अंडरमाइन हो सकती है। पहला तो ये हो गया, ये मेंस के लिए बता रहा हूं आपको जो इस एडिटोरियल में लिखा गया है। फिर क्या हो रहा है, जो कार्बन प्राइस है उसमें बहुत गैप है यूरोपियन यूनियन की और जो इंडिया की। पर्टिकुलरली देखा जाए तो पर टन कार्बन एमिशन की जो कॉस्टिंग है दैट इज 60 पाउंड, और इंडिया में 5 से 10 पाउंड लगा रखा है। तो सोचो कितना बड़ा डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस को कहीं ना कहीं टैकल करना पड़ेगा, डिप्लोमेसी ऐसी करनी होगी कि ये सारे एड्रेस किए जा सकें। साथ ही साथ क्या है, पॉलिटिकल और सॉवरेनिटी इश्यू आता है, क्योंकि इंडिया ने इनिशियली आपने सुना होगा जैसे यूरोपियन यूनियन ने कहा कि अगर इंडिया से या किसी भी, जैसे इंडिया से क्या एक्सपोर्ट किया जाता है, आप नोटिस करोगे मेटल कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं, स्टील कितना किया जाता है, उसमें कार्बन एमिशन होता है। तो जैसे ही इन लोगों ने लगाया यूरोपियन यूनियन ने कि भैया कार्बन टैक्स लगेगा, तो इंडिया ने बहुत अपोज किया, कहा अरे भाई साहब ये चीज़ गलत है, ये चीज़ एक प्रोटेक्शनिस्ट की पॉलिसी है, मतलब आप प्रोटेक्ट कर रहे हो अपनी मार्केट को, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। लेकिन अब यहाँ पे इंडिया खुद जाके उसके साथ कोऑपरेट कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, इनिशियल लेवल पे देखा जाए तो क्या हमारी जो से इनिशियल लेवल पे थी अब वो बदल चुकी है, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा करता है, ठीक है। तो ये मेजर हर्डल हुआ कि नहीं हुआ। फिर डोमेस्टिक रोल बैक होने का एक रिस्क है, क्योंकि इंडस्ट्रीज हैं उन पे एक कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ेगा कि भैया आप कंप्लायंस करो, क्योंकि अगर कभी भी कोई एक्सपोर्ट होता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है इंश्योर करना कि आप जो प्रोडक्ट बाहर भेज रहे हो वो सही या नहीं है। तो इंडियन की जो इंडस्ट्री है या इंडिया के जो मार्केट वाले हैं उनके ऊपर एक प्रेशर बन सकता है, ठीक है, कि भैया यहाँ पे आप जो भेज रहे हो बाहर, वो क्या CBAM को अच्छे तरीके से रिलाय या उसके जितने कंप्लायंस है यूरोपियन यूनियन को, उसको फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक रोल बैक होने के चांसेस हैं। ये सारे हर्डल्स हैं। अब इन हर्डल्स को आपको कैसे समझना है, ये आपकी मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलो यूपीएससी 23 क्वेश्चन देखिए, कार्बन मार्केट इज लाइकली, ऑब्वियसली। सेकंड क्या कह रहे हैं, कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट। इस पूरे जितना भी डिस्कशन हुआ, क्या मैंने कहीं बोला कि प्राइवेट का जो रिसोर्सेज है उसको स्टेट को ट्रांसफर कर दिया जाता है कार्बन मार्केट में? बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें बड़ी आसानी होती है कि आपको एक स्टेटमेंट पता होगा, बाकी आप कर लोगे। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, थर्ड इज द राइट वन। फिर नोटिस करिए 2014 का क्वेश्चन देखिए, ये पेरिस एग्रीमेंट भी पूछा गया, ये भी कहीं ना कहीं कार्बन के ऊपर बात कर रहा है। आप एक बार पढ़िएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ आपको कॉमन सेंस लगानी है। जो स्टेटमेंट ऐसा लिखा हुआ है डेफिनेट, यूपीएससी को या तो डेफिनेटली राइट बनाना है स्टेटमेंट को, या तो डेफिनेटली रॉन्ग बनाएगा। तो डेफिनेटली राइट कैसे बनाएगा, वो बनाएगा जनरल टर्म दे करके, और डेफिनेटली रॉन्ग कैसे बनाएगा, वो एकदम स्पेसिफिक कोई टर्म दे देगा जिसकी टोन थोड़ी सी निगेटिव होगी, थोड़ी सी अजीब लगेगी। तो वो तरीका होता है यूपीएससी गलत देने का। मैं पीवाईक्यू की प्रैक्टिस में आपको सिखाऊंगा किस तरीके से ये आप समझ सकते हो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसी, जब हम बात कर रहे हैं कार्बन की तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट के ऊपर बात हो रही है। तो क्लाइमेट के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड नाम का एक फंड बनाया गया है। किसने बनाया? UNFCCC के अंतर्गत ये फंड बनाया गया था। इसमें क्या होता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको फंडिंग प्रोवाइड की जाती है डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा, कि वो अपने कार्बन एमिशन को बेसिकली रिड्यूस कर सकें, ठीक है। COP16 कैनकम मैक्सिमम में इसको इनिशिएट किया गया था, ये फंड बनाया गया था बेसिकली। अब इतना मैंने बताया। 2015 का क्वेश्चन देखिए, ग्रीन क्लाइमेट फंड के ऊपर पूछा गया है। इन्होंने क्या फाउंडेड अंडर, कहीं पर
भी UNFCCC नहीं लिखा है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो इसमें कौन सा सही है, 1 इज द राइट वन, क्योंकि वही लिखा हुआ है कि डेवलपिंग कंट्रीज को क्या करना, असिस्ट करना कि अडेप्ट कर सके मिटिगेशन प्रैक्टिसेस, जिससे क्लाइमेट चेंज को वो रोक सके। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है डोगरी लैंग्वेज, क्या डोगरी लैंग्वेज अपनी कीमत को खो रही है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे अगर समझ जाए तो ह्यूमन सोसाइटी अभी रिसेंटली इंडिया के रेफरेंस से बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा सीवियरली अफेक्ट हुई है। ठीक है, जनरली देखा जाए 220+ लैंग्वेजेस पिछले 50 सालों में खोई है। यूनेस्को की रिपोर्ट में कहा है बहुत सारी इंडियन डायलेक्ट्स जो हैं करंटली एंडेंजर्ड हो रखे हैं, मतलब जो लोगों के बोलने के तरीके हैं, डायलेक्ट्स हैं, वो सब बहुत ज़्यादा एंडेंजर्ड हो, क्योंकि लोग बहुत कम बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, उससे खतरा है कि भैया खत्म हो जाएगा विद जनरेशन। तो डोगरी को एक बहुत ही वाइब्रेंट लैंग्वेज कहा जाता है जम्मू रीजन की, और इसमें बहुत डिक्लाइन हो रहा है। तो व्हाट आर की रीजंस? पहले रीजन है गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ही बोलते हैं ना वीक है यहाँ पे, और क्या हो रहा है, रिकॉग्निशन बहुत लेट है। साथ ही साथ गवर्नेंस जो जॉब होती है गवर्नमेंट, वहाँ पे बहुत लो इसका रेलेवेंस है। यूथ को जनरली इंग्लिश या हिंदी चूज करने के लिए पुश करते हैं। ठीक है, फिर अब ऑब्वियसली बात है, अगर किसी चीज़ का रेलेवेंस कम होगा तो यूथ मजबूर हो जाएंगे, भैया हम हिंदी चुने या फिर इंग्लिश चुने। जनरेशनल गैप, जो ओल्डर पीपल है वो फ्लुएंट है, लेकिन जो यंगर जनरेशन है वो हिंदी इंग्लिश की वजह से अभी भी डोगरी को सही से नहीं बोल पा रही है। साथ ही साथ जो अर्बन डिक्लाइन है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से आपकी धीरे धीरे डोगरी भाषा कम होती जा रही। डोगरी भाषा कम हो रही मतलब इसका इस्तेमाल कम हो रहा है। कोर चैलेंज क्या है, अभी भी जो सेंसस का डेटा है, सेंसस के डेटा के हिसाब से देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 मिलियन बोल रहे हैं, लेकिन अभी क्या है, डिलेड सेंसस होने की वजह से प्लानिंग सही नहीं हो पा रही है। एग्जैक्टली पता ही नहीं लग पा रहा ना कितने लोग बोल रहे हैं एक्चुअली में। फिर क्या है चैलेंज, कोलोनियल माइंडसेट, क्योंकि यहाँ पे कोलोनियल माइंडसेट का मतलब क्या है, इंग्लिश इज रेफर्ड टू बी एज प्रोग्रेसिव लैंग्वेज। तो कहीं ना कहीं जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो साइड लाइन हो जाती हैं। अब ये चैलेंज है तो सोल्यूशन क्या होगा, हमें लिंग्विस्टिक डेटा कलेक्शन करना होगा, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में डोगरी को प्रमोट करना होगा, और जो कल्चरल प्राइड है उसको हमें कम्युनिटी में और ज्यादा एनकरेज करना होगा। साथ ही साथ माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, जिससे ये डीकोलोनाइजेशन, मतलब जो कॉलोनियल माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं हट सके। ठीक है, ये सारे वे फॉरवर्ड हैं। अगर मैं पर्टिकुलर डोगरी भाषा के बारे में बताऊं, ये इंडो आर्यन फैमिली की लैंग्वेज है। प्राइमरी रीजन JNK रीजन होता है। अगर सेंसस की बात करें 2.3 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली लोग इसके स्पीकर्स हैं एज पर 2011 सेंसस। इसकी स्क्रिप्ट की बात की जाए, टकरी इसकी स्क्रिप्ट है। जनरली क्या होता है, देवनागरी अभी मोस्टली है। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, ये जो लिखने का तरीका है। ठीक है, स्क्रिप्ट कैटेगरी में आता है। फिर ऑफिशियल स्टेटस की बात की जाए तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 8 शेड्यूल में डाली गई थी। आपको याद होगा पिछले 2 से 3 साल में ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर UPSC ने सवाल पूछा है। ऑफिशियल पूछ रही है, क्लासिकल पूछ रही है, इस वजह से पता होना चाहिए डोगरी कौन सी भाषा है। UPSC ने डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में पूछा है कि भैया 3rd 4th 5th के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। इस वजह से आपको ये जितने भी की फैक्ट वाले टॉपिक है पता होने चाहिए। ये वन ऑफ द 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में आती है। फिर से कल्चरल रेलेवेंस आपको पता है, फोक सॉन्ग्स हैं, साथ ही साथ साहित्य अकेडमी में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। चैलेंजेस आपको ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं किस चीज के ऊपर, सूडान के ऊपर। अब ये सूडान में स्टेट एक सिटी है बेसिकली, इसका नाम क्या है, अल फशेर सिटी। ये प्लेसेस इन न्यूज़ है, इस वजह से ज़रूरी है। अब जो RSF है, रैपिड सपोर्ट फोर्स, ये वहाँ की एक रेबल ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली। ठीक है, अब इन्होंने किया क्या है, जो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस हैं, इन्होंने आर्मी से, सूडान आर्मी से ये जो पूरी की पूरी अल फशेर सिटी है, एक तरीके से बोलो ओवरटेक कर लिए, ले ली है 2 साल के स्ट्रगल के बाद। लेकिन ले तो ली है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग फंसे हुए, थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस आर स्टिल ट्रैप्ड इन दिस अल फशेर सिटी। लेकिन अब अगेन थोड़े दिन पहले मैंने आर्टिकल आपको बताया था, क्या था, RSF के जो पैरामिलिट्रीज हैं, ठीक है, ये RSF के बारे में आपको मैं बता दिया, इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना, बट पॉइंट क्या है, यहीं पे दारफुर सूडान में अटैक किया था RSF ने। ठीक है, वहीं पे अल फशीर सिटी के बारे में बात किया था। साथ ही साथ अबू शौक डिस्प्लेसमेंट कैंप और जमजम कैंप, इसको लिख लो, अभी मैं बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीडी कैंप के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, आपको याद है, ददाब कैंप के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, समझ लो। यहाँ पे एथनिक टारगेटिंग हो रही है, तो इस वजह से ये बहुत ही जरूरी हो जाता है आपके लिए। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, प्रीवियस आर्टिकल है। ये सूडान का रीजन देखो, ये दारफुर रीजन है, खार्तूम ये रहा। खार्तूम क्या है, सूडान की कैपिटल खार्तूम है। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करो, जो नील है वो आके यहाँ पे मिल रही है खार्तूम में, इथोपिया यहाँ पे है, आपको बॉर्डर पता होनी चाहिए सूडान की।
रेड सी है तो रेड सी में आगे चल के आपको सम्ड पाइपलाइन पता होनी चाहिए। यहां से क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज सम्ड पाइपलाइन, एसयू फॉर आपका स्विस, एमईडी फॉर मेडिटेरेनियन। तो सम्ड पाइपलाइन बेसिकली जो स्विस कैनल है उसके अंदर से एक पाइप डाली गई है जिससे कभी भी क्राइसिस लाइक सिचुएशन हो, शिप्स ऊपर से ना जा पाए तो यूरोप में एनर्जी सप्लाई, गैस सप्लाई, ऑयल सप्लाई की जा सके आसानी से। ठीक है, तो सूडान की सारी बॉर्डर दिमाग में रखिएगा। खार्तूम है, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका है, मतलब ये बेसिक चीजें आप पढ़ सकते हो। यहीं पे साहिल रीजन के बारे में बताऊं, साहिल रीजन क्या है, ये जो ऑरेंज में देख रहे हो साहिल रीजन में आता है। क्वेश्चन आता है व्हाई दिस इज कॉल्ड साहिल रीजन, बिकॉज ये जो एरिया है ये डेजर्ट का एरिया है, नीचे जो है ये ग्रासलैंड है। तो जो डेजर्ट और ग्रासलैंड में बदलाव होता है वो साहिल रीजन में होता है कि नहीं। धीरे धीरे बोलते हैं ग्रीनरी जा रही है, फिर थोड़ी कम हो रही है, थोड़े कम पेड़, थोड़े कम, फिर क्या हो, रेगिस्तान चालू हो गया। तो साहिल रीजन को एक ट्रांजिशन जोन बेसिकली कहा जाता है। इसमें 10 कंट्रीज आती हैं और इन्हीं कंट्रीज में बहुत सारे मिलिट्री टेकओवर्स भी आपको देखने को मिले हैं, कूप्स देखने को मिले हैं। अब इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देयर इज इंस्टेबिलिटी इन साहिल रीजन और मिलिट्री टेकओवर्स काफी हुए हैं। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। बॉर्डर आपको ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिख दिए, एक बार आप पढ़ लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ कोई भी फनी लैंग्वेज में एक ट्रिक बना लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर 24 में क्वेश्चन खार्तूम के ऊपर देखिए पूछा गया, इथोपिया क्या है, नहीं ये सूडान है। ठीक है, फिर देखिए 2017 में खार्तूम के ऊपर सवाल पूछा गया। फिर आप देखिए यहाँ पे बीडी, ठीक है, ये पूछा गया। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ क्या ये नहीं पूछ सकते हैं यहाँ पे जो अभी मैंने आपको बताया, ये दिस वन अबू शौक और आपका जमजम कैंप के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा सकता है। इफ आई आस्क यू डेफिनेटली दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।